चलो गाइज, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर लास्ट वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने बात करी थी कार्बोनेट्स कंपाउंड के आधे चैप्टर तक की। हम लोगों ने कार्बोनेट्स कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी एंड फॉर्मूला मेकिंग तक चैप्टर कर लिया था। इस वाली क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कहाँ कहाँ वो यूज किया जाता है, केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होती है। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट कंबशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजनेशन जिसका दूसरा नाम एडिशन भी है, सब्स्टिट्यूशन, इथेनॉल इथेनोइक एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज अलोंग विद देयर केमिकल रिएक्शंस एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट। ठीक है गाइस, स्टार्टिंग ऑफ विद सबसे पहले हम बात करते हैं कंबशन की। किस चीज की? कंबशन का सिंपल सा मतलब है जलना। ठीक है, जब भी कोई चीज जलती है तो वो कंबशन में आती है। कार्बन कंपाउंड्स भी जब जलते हैं तो वो CO2 प्रोड्यूस करते हैं प्लस हीट प्लस एनर्जी। कंबशन के अंदर जब कोई चीज जल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, हीट प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होगी। मिथेन CH4 प्लस O2, यहाँ बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस एनर्जी। एनर्जी बेसिकली लाइट एनर्जी की बात हो रही है, हीट प्लस लाइट प्रोड्यूस होती है। C2H5OH अगेन एक कार्बन कंपाउंड है, यहाँ भी बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट या एनर्जी कह लो। ठीक है, ये है सारी की सारी आपकी क्या कंबशन। क्या ये होती है आपकी कंबशन। ठीक है बेटा, दूसरी जरूरी चीज जो आपको याद रखनी है इसके अंदर, ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, कंबशन जो है वो दो टाइप की है। एक होती है कंप्लीट कंबशन, एक होती है इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन जो होती है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करते हैं। कंप्लीट कंबशन में ब्लू फ्लेम मिलती है, इसमें येलो फ्लेम मिलती है। नो सूट, इसमें कोई भी सूट प्रोड्यूस नहीं होती। इसमें फ्लेम सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होती है, यानी कि ब्लैक कलर का राख टाइप प्रोड्यूस होगी ही होगी। ठीक है गाइस, एक में सूटी फ्लेम है, एक में सूटी फ्लेम नहीं है। जिसमें सूटी फ्लेम है यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन में, वो मोर पॉल्यूशन कॉज करेगी, इसमें लेस पॉल्यूशन कॉज होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने का सिंपल सा तरीका, आप लोगों के घरों में जब गैस जलती है तो गैस ब्लू कलर की फ्लेम देती है ना, और जब हम बॉनफायर में लकड़ी जलाते हैं तो वो येलो कलर की फ्लेम देती है। येलो फ्लेम जो होती है वो इनकम्प्लीट कंबशन की फ्लेम है, ब्लू कलर की फ्लेम जो है वो कंप्लीट कंबशन की फ्लेम है। इस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि व्हेन द गैस इनलेट्स, जिससे गैस बाहर निकल रही है स्टोव के ऊपर, अगर वो क्लोज हो जाए, इफ द गैस इनलेट्स क्लोजेस, ठीक है, व्हाट विल हैपन टू द कलर ऑफ द फ्लेम। क्योंकि गैस इनलेट्स के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस अच्छी खासी है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो बर्न कर रहे हैं हम, तो वो ब्लू कलर की फ्लेम दे रही थी। अगर वो इनलेट्स बंद हो गए तो फ्लेम का कलर येलो हो जाता है। ठीक है, ऑल्सो व्हाई डज द यूटेंसिल्स बिकम ब्लैक इफ द स्टोव इज नॉट क्लीन। सो बेसिकली यूटेंसिल्स जो हैं वो ब्लैक हो जाते हैं अगर स्टोव क्लीन नहीं है, क्योंकि वहां पर इनकम्प्लीट कंबशन होती है, सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होती है, एंड ड्यू टू दैट सूटी फ्लेम द यूटेंसिल्स बिकम ब्लैक। ठीक है गाइस, ये थी हमारी बात कंबशन के रिगार्डिंग, और मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए। अब आ जाते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन के ऊपर। एज द नेम सजेस्ट, ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ती है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एज द नेम सजेस्ट,
ऑक्सीजन का जुड़ना। इसके अंदर हम लोग इथेनोइक एसिड की ऑक्सीडेशन करेंगे और उससे नहीं, इसके अंदर हम लोग इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करेंगे और उससे इथेनोइक एसिड बनाएंगे। सॉरी, मैं कंफ्यूज हो रहा था। क्यों कंफ्यूज हो रहा था? क्योंकि आपको ना रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए भी आएगी कि इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बना के दिखाओ। जब इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाना है तो आप लोगों को याद रखना है कि आपको उसकी ऑक्सीडेशन करनी है, ठीक है। तो इथेनॉल C2H5OH in the presence of alkaline KMnO4 या acidified K2Cr2O7, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों के दोनों आपके हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनकी प्रेजेंस के अंदर बन जाता है CH3COOH, ठीक है गाइस, CH3COOH। दिस इज ऑक्सीडेशन। क्या है ये ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अगली जरूरी बात अगर मैं करूं आप लोगों से, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है इसी के अंदर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बाद, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद अगला है एडिशन रिएक्शन, जिसका दूसरा नाम हाइड्रोजनेशन भी होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट। अगर मैंने निकल या पैलेडियम मेंशन कर दिया और कैटलिस्ट मेंशन कर दिया तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। निकल या पैलेडियम यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट काम कर रहे हैं। कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस हैं जो कभी भी किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, बट एनहांसेस या चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देगी या कम कर देगी, लेकिन रिएक्शन में कभी भी पार्टिसिपेट खुद नहीं करेगी। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आपको निकल या पैलेडियम देखने को नहीं मिलेगा। उसने रिएक्शन में एक्टिव रिएक्टेंट की तरह पार्टिसिपेट नहीं करा, उसने रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करा है कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई या कम हो गई, वो चेंज करा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? कूल है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। यहां पर हम लोग डबल बॉन्ड वाला ले लेते हैं। क्या ये इथीन है। निकल या पैलेडियम की प्रेजेंस के अंदर हाइड्रोजन ऐड होगी, ठीक है, बनेगा इथेन। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसी के अंदर ये एनिमल फैट्स। सम एनिमल फैट्स contains saturated हाइड्रोकार्बन। और वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, जैसे कि कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, ठीक है, सरसों का तेल, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंट्रोल करते हैं। ये फिट फॉर हेल्दी फॉर ईटिंग है बेसिकली, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाले एनिमल फैट्स अनहेल्दी होते हैं, जैसे कि वनस्पति घी, ठीक है। वनस्पति घी कैन लीड टू प्लैक। प्लैक क्या होता है? बेसिकली जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और इट कैन लीड टू हार्ट डिजीजेस, ठीक है। हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए घी वगैरह कंटेंट अवॉइड करना चाहिए ज़्यादा। वनस्पति घी जिसके अंदर सैचुरेटेड एनिमल फैट्स होते हैं जो अनहेल्दी हैं खाने के लिए, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल में खाना खाओ, टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। थैंक्स। अगली ज़रूरी बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद जो आता है वो है
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज क्वाइट सिमिलर टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर समझा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हायर रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है उसके कंपाउंड से। यहां पर भी हाइड्रोजन को क्लोरीन डिस्प्लेस करेगा। सनलाइट एज कैटलिस्ट, यहां पर सनलाइट एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रही है। मीथेन प्लस Cl2 अल्टीमेटली बनाएगा CH3Cl प्लस H2 प्लस HCl। ठीक है, ये रिएक्शन कंटिन्यू होती रहती है जब तक हमारे पास Cl2 प्रेजेंट है और सनलाइट में एक्सपोज्ड है। CH2Cl2 प्लस HCl। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बात क्लियर हो गई? हाँ जी, इसके बाद हम बात करेंगे इस चैप्टर में इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल की जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम, तो इथेनॉल जो है मेरे बच्चों वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह भी देखा जाता है, अपने अंदर कुछ भी घोल सकता है। ठीक है, इथेनॉल की कंजम्पशन कॉजेज ड्रंकननेस। ठीक है, इथेनॉल की कंजम्पशन नशा क्रिएट करती है। टॉनिक्स, कफ सिरप, अल्कोहलिक बेवरेजेस सब में पाया जाता है। ठीक है, बियर, विस्की, वोडका, है ना, वेरी फेमिलियर टर्म्स टू यू गाइस। इन सब के अंदर प्रेजेंट होता है इथेनॉल। ठीक है, प्योर इथेनॉल इज लीथल टू कंज्यूम। प्योर इथेनॉल या मीथेनॉल ऑब्वियसली ये कंजम्पशन के लिए मिसफिट है। इसको ज्यादा कंज्यूम कर लिया तो जान भी जा सकती है, इसीलिए इथेनॉल की कंजम्पशन अनएडवाइजेबल होती है। ठीक है, बट सिंस इट इज अ चीप अल्कोहल, इंडस्ट्रियल ग्रेड इथेनॉल जो होता है वो चीप होता है, सस्ता मिल जाता है बाजारों में, इसी रीजन की वजह से इथेनॉल को कंज्यूम करा जाता है। इसकी कंजम्पशन को रोकने के लिए, प्योर इथेनॉल की कंजम्पशन को रोकने के लिए इसको डीनेचर्ड अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। प्योर इथेनॉल को किस में कन्वर्ट किया जाता है? डीनेचर्ड अल्कोहल में, बाय एडिंग ब्लू विट्रॉल टू इट, ताकि उसका कलर चेंज हो जाए, लोग उसे आइडेंटिफाई ना कर पाए एज इथेनॉल और कंज्यूम ना करें। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों ने पढ़ना है वो है इथेनॉल की केमिकल रिएक्शंस। गाइस, इथेनॉल की पहली रिएक्शन है इथेनॉल विद सोडियम। इथेनॉल विद सोडियम, C2H5OH प्लस Na, C2H5ONa प्लस H2। क्या बन रहा है ये? सोडियम इथोनेट। क्या बन रहा है? मुझे यही सुनना था कि तुम लोगों को कितना ये आता है। सोडियम इथॉक्साइड, और सोडियम इथोनेट किसका फॉर्मूला है? यस, करेक्ट है, सोडियम एथऑक्साइड। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई अभी तक की? पक्का? चलो अगली जरूरी चीज, नेक्स्ट रिएक्शन, इसके बाद जो दूसरी रिएक्शन है
उसको डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल भी कहा जाता है। सो बेसिकली डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, एज द नेम सजेस्ट, डिहाइड्रेशन के अंदर किस चीज की कमी होती है? पानी की, वाटर की कमी होती है। एब्सोल्युटली करेक्ट। वाटर को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? C2H5OH हीट कर दो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। इसमें से पानी सूख जाएगा, C2H4 बनेगा। कैसे सूखा? ये एक्सपैंडेड फॉर्म में रिएक्शन लिखी है, यहाँ से OH और H अलग हो गया, बचा हुआ इथीन बन गया। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है इथेनोइक एसिड। अनदर नेम एसिटिक एसिड, अनदर नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। फॉर्मूला CH3COOH. It is a 2-carbon carboxylic acid. 5 to 8% solution in water is called vinegar. सिरका, चाउमीन में डलता है सिरका, है ना, वही सिरके की बात हो रही है। 5 to 8% सॉल्यूशन पानी में मिलाते हैं तो विनेगर बनता है। करेक्ट है। It is a preservative agent as well. किसी भी चीज को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के भी काम आता है। इथेनोइक एसिड क्लियर होता है, विंटर्स में फ्रीज कर जाता है, सर्दियों में जम जाता है क्लियर इथेनोइक एसिड, इसलिए उसका नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी होता है। इसकी रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं तो इसकी रिएक्शंस में सबसे पहली रिएक्शन क्या आती है? द फर्स्ट रिएक्शन इज esterification reaction. One of the most important reaction of this chapter. इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। और एस्टर भाई साहब क्या है? एस्टर एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है जो कि परफ्यूम्स बनाने में, सोप्स बनाने में और फ्लेवरिंग एजेंट्स बनाने के लिए काम में आता है। ठीक है। सो बेसिकली इथेनोइक एसिड की पहली रिएक्शन है विद इथेनॉल, ये दोनों मिलकर बना लेते हैं एसिड की प्रेजेंस में एस्टर प्लस वाटर H2O। करेक्ट है, करेक्ट है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? C2H5OH। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका सिर्फ ये वाला हिस्सा और इसका सिर्फ ये वाला हिस्सा, यहां से OH और H हटा दो, बचा हुआ क्या बचा? CH3COO C2H5 प्लस H2O। इसका नाम क्या है ना? इथाइल एथोनेट। तो इसका नाम है इथाइल एथोनेट, है ना। एंड साथ में H2O बन रहा है, वाटर बन रहा है। यही आपका इथाइल एथोनेट जो है ये होता है आपका क्या? एस्टर। क्लियर है गाइस? एस्टरिफिकेशन क्लियर है। एक्सपैंडेड फॉर्म में रिएक्शन बताऊं ना बताऊं चल जाएगा, कूल है। सेकेंड रिएक्शन, अब आ जाते हैं एसिड प्लस बेस की रिएक्शन पे। क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा एसिड लेना है रित्ती? यहाँ पे HCl लेना है।
इथेनोइक एसिड पढ़ रहे हैं तो HCl क्यों लूंगा, बेस लूंगा NaOH, बनेगा मेरा अब क्या बनेगा, एथोनेट प्लस H2O। क्या करा मैंने, CH3COOH प्लस NaOH गिव्स CH3COONA प्लस H2O। ठीक है, थर्ड रिएक्शन जो है आपकी वो है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट in the presence of acid, salt plus CO2 plus H2। ये बताने से पहले, ठीक है, ये बताने से पहले, चलो बाद में बताते हैं। सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, पहले ये वाली रिएक्शन समझ लो, फिर वो समझाऊंगा बाद में। बेसिकली Na2CO3 या NaHCO3 CH3COOH देता है CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एक मिनट दे बस मुझे। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी सैपोनिफिकेशन रिएक्शन फॉर क्रिएटिंग सोप्स। लेकिन ये रिएक्शन दो तरीके से हो सकती है। पहला तो यही वाला था तरीका जिसके अंदर हमारा सोप बन रहा है, लेकिन यूजुअली सोप को गुड फ्रेग्रेंस का बनाना है, तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में हम एस्टर को रिएक्ट कराते हैं विद NaOH, तो हमारा सोप बनता है प्लस इथेनॉल साथ में बन जाता है CH3COO-C2H5 प्लस NaOH एस्टर के फॉर्मूले में तलाक करा रहा है, यहां से बीच से तोड़ देगा इसे, तो CH3COONA, ठीक है, और साथ में C2H5OH बन गया सोप। ये सोप का फॉर्मूला भी होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सोप एंड डिटर्जेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। 5 नंबर का आंसर एस्टरिफिकेशन, सोप्स एंड डिटर्जेंट, इन्हीं टॉपिक्स में से मेजरली पूछा जाता है। मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कार्बन में से ही, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। जब कार्बन में से 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो ये बात याद रखना 70 to 80% चांस है कि केमिकल रिएक्शन जो हमने आज वाली क्लास में पढ़ा है, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड, 70 to 80% चांस है कि उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन बने। 30% चांस है, 20 to 30% चांस है कि चैप्टर के फर्स्ट हाफ में से क्वेश्चन बने, कि फॉर्मूला बना के दिखाओ या वर्सेटाइल नेचर बताओ या एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में बताओ, ठीक है। लेकिन देयर इज अ कैच, 5 markers are usually in or part as well and it is in parts as well। अगर तो तुम्हें क्वेश्चन आ गया XYZ वाला एस्टरिफिकेशन के ऊपर बेस्ड, a substance X which is a very good solvent, universal solvent, counted as one of the universal solvent, reacts with a substance Y which freezes in winter to form a substance Z which is sweet smelling. Identify X, Y, Z. Write a equation. Also, when Z reacts with a metal hydroxide, ठीक है, और a base भी बोल सकते हो वहां पे, या metal hydroxide भी बोल सकते हैं, which is used in उसका degreasing metal, NaOH का degreasing metal डाल सकते हैं। Identify a substance A is formed, identify substance A as well। आगे की भी रिएक्शन पूछी जा सकती है, तो आपको दोनों चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी, एस्टरिफिकेशन भी और सैपोनिफिकेशन भी। 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। दूसरा, सोप्स एंड डिटर्जेंट, डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट, व्हाट इज हार्ड वाटर, एक्सप्लेन क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप, 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। एक्सप्लेन मिसल फॉर्मेशन, 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया उसी में ही।
और बार्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट हाफ में से आता है क्वेश्चन कोई भी, तो फर्स्ट हाफ में से व्हाट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, पहला क्वेश्चन। नॉमेनक्लेचर के लिए क्वेश्चन आ गए 2 पार्ट्स में, दूसरा क्वेश्चन आइसोमर बनाने के लिए आ गए, तीसरा क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा। 2 1 2 ऐसे वेटेज में 2 मार्क का 1 मार्क का 1 2 मार्क का 1, या 1 1 3, या 1 1 1 1 1, 1 1 मार्क के 5 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। मेजरली यही चैप्टर है 5 नंबर का पढ़ने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। सोप्स एंड डिटर्जेंट, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, या जिसको हम लोग फैटी एसिड्स भी बोल सकते हैं, ये हैं आपके सोप। फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला CH3COONA, ये होता है आपका लॉन्ग चेन पार्ट, ये है आपका आयोनिक पार्ट, करेक्ट है। ये जो लॉन्ग चेन पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक है, डरता है, डरपोक है। किससे डरता है? पानी से डरता है, ठीक है, पानी से डरता है। ये है आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट, पानी से प्यार करता है, लव, ठीक है। इसके भी लव के चक्कर में लग जाते हैं। चलो जोक सपाट। हाँ, सो बेसिकली हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक ये क्या कहानी है अभी समझते हैं। उससे पहले CH3COONA अभी अभी हमने बनाया, ये आपका सोप का फॉर्मूला है, सोप का स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर को मैं कुछ कुछ ऐसे भी बना सकता हूं, ठीक है। ये लॉन्ग चेन पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आयनिक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। होता क्या है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप समझते हैं। जब भी हम लोग क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ रहे हैं तो हमने कोई पीस ऑफ क्लॉथ लिया जिसके ऊपर ऑयल या डर्ट थी, क्या थी? ऑयल या डर्ट, दिख रही है सबको ऑयल या डर्ट इसके ऊपर, ठीक है, दाग लगा हुआ है, दाग अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल वही पढ़ रहे हैं कि सर्फ एक्सेल काम कैसे करता है। सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट है, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं? सोप। सो बेसिकली डिटर्जेंट कैसे काम करता है, हम जैसे ही सोप सॉल्यूशन में इसको डालते हैं तो सारे के सारे हाइड्रोफोबिक पार्ट कहाँ भागने लगते हैं? सारे के सारे हाइड्रोफोबिक पार्ट जो कि वाटर से डरते हैं, वाटर से नफरत करते हैं, दे स्टार्ट टू रन टूवर्ड्स ऑयल या डर्ट। ये ऑयल या डर्ट के साथ बॉन्ड बनाने के लिए भागते हैं। जबकि जितने भी सोडियम आयन वाले पार्ट है उन्होंने किसके साथ बॉन्ड बनाया होता है? पानी के साथ बॉन्ड बना रखा होता है। ये क्या करते हैं, ये ऑयल या डर्ट को निकालते हैं कपड़े में से और उसके आसपास सारे के सारे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिस स्ट्रक्चर का नाम है मिसल। तो सारे के सारे हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑयल या डर्ट के साथ जुड़ जाते हैं और सारे के सारे हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर के साथ बॉन्ड बनाए रखते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मिसल फॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद ऑन एजिटेटिंग द क्लोथ, तो जब भी आपको क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप का क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? आपको सबसे पहले लिखना है कि सोप्स आर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स, इट हैज 2 पार्ट्स
hydrophobic part, long chain part is hydrophobic and ionic part is hydrophilic. ठीक है, when we dissolve the soap solution in water it forms foam, lather, झाग बना लेता है. On adding the piece of cloth containing oil or dirt to the water, all the hydrophobic parts get attracted towards oil or dirt, whereas the hydrophilic part makes their bond with the water only. The soap particles, the soap molecules extract the oil and dirt, forms the missile formation around it. यहाँ तक की बात समझ आ गई. लास्ट पॉइंट इसमें मेंशन करोगे, ऑन एजिटेटिंग द क्लोथ, ऑन रबिंग द क्लोथ, ऑन बेसिकली मशीन के अंदर सोलिंग ऑफ द क्लोथ, द ऑयल डर्ट कम्स आउट विद द सोप सॉल्यूशन. ऑयल या डर्ट सोप सॉल्यूशन के साथ बाहर आ जाती है, द क्लोथ बिकम्स क्लीन. ठीक है, बात क्लियर हो गई सारी की सारी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद, मिसल फॉर्मेशन के बाद आता है आपका सोप्स और डिटर्जेंट्स के बीच में डिफरेंस. बेसिक डेफिनेशन से शुरू करता हूं. ये सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं. ये अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट्स होते हैं. ये रिएक्ट करते हैं सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड वाटर में, है ना. दे रिएक्ट ओनली इन सॉफ्ट वाटर. चलो कोई तो जाग रहा होता है मेरी क्लास में. दे रिएक्ट इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर. They form scum in hard water. ठीक है, they form scum in hard water. Insoluble substance होती है scum, जो नीचे इकट्ठी हो जाती है. ठीक है, इसके केस में they form foam या लैथर, झाग बना लेते हैं, even in hard water. ये बायोडिग्रेडेबल है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है. ये लेस पॉल्यूशन कॉज करते हैं, ये मोर पॉल्यूशन कॉज करते हैं. इनका वीक क्लींजिंग एक्शन है, इनका स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एक्शन है. ठीक है, ऑल्सो हार्ड वाटर जो होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, विच मेक्स इट डिफिकल्ट for soap solution to dissociate and form lather. With this, the carbon and its compounds ends. Important questions की बात करूं तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे हैं. वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, why carbon does not show ionic bonding, homologous series of alkane, alkenes and alkynes, name the first 5 members of them, draw the isomer वाला क्वेश्चन, किसी का भी आइसोमर बनाने के लिए आ सकता है. ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसके अंदर इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बना रहे हैं. हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के ऊपर बेस क्वेश्चन. कंबशन, कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन के ऊपर बेस क्वेश्चन. ठीक है, टोटल हो गए 8. इसके बाद इथेनॉल के अंदर डिहाइड्रेशन रिएक्शन के ऊपर बेस क्वेश्चन.
इथेनोइक एसिड में एस्टरिफिकेशन या सेपोनिफिकेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज 11, सोप्स एंड डिटर्जेंट में डिफरेंस, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स 13, ठीक है। 13 डायरेक्ट क्वेश्चंस मान के चलो जो है इस चैप्टर के, जिसने 13 कर लिया उसकी थ्योरी पूरी तैयार हो गई। 14th और 15th की अगर मैं बात करूं तो 14th और 15th क्वेश्चन के अंदर इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ दो चीजें आती हैं। पहली, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ सकता है, दूसरी स्ट्रक्चर नेम करने के लिए आ सकता है। किसी पार्ट के अंदर स्ट्रक्चर को पूरा फॉर्म करने के लिए पूछा जा सकता है कि बना के दिखाओ, किसी पार्ट के अंदर उसका सिर्फ नेम करने के लिए पूछा जा सकता है। 15 मेजर क्वेश्चन टाइप्स बनते हैं इस चैप्टर से, कर लो, प्रिपेयर कर लो, चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।